आदाब, मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो व्यक्ति हमारे साथ है, ये वो व्यक्ति है जो आपकी स्क्रीन पे ये तस्वीरें चल रही हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो दिन को कुछ लड़कों को डिटेन किया गया, जो अपना आधिकारिक जो मौलिक अधिकार उनका है, जिससे हम फंडामेंटल राइट कहते हैं, और फंडामेंटल राइट के तहत कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी है हमें कि हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं जहाँ पे हमें लगे कि जुल्म हो रहा है, और हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो अनलॉफुल हो, और वहाँ पे हम अपनी ओपिनियन रख सकते हैं। ये अधिकार हमें हिंदुस्तान का कानून देता है। और हमारे साथ एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और ये भी वहाँ पे मौजूद थे। इनको भी डिटेन किया गया। डिटेन क्यों किया गया? आप लोग बखूबी जानते हैं कि महराज मलिक, हर फ़ोन की स्क्रीन जैसे ऑन होती है तो चारों तरफ आपको महराज मलिक और महराज मलिक मिलता है। एक सिटिंग एमएलए को पीएसए के अंदर बुक किया गया, और उसके बाद जो लोग रोडों पे उसकी सपोर्ट में आ रहे हैं, उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिटेन किया जा रहा है। उसी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आकिब साहब। आकिब साहब से बातचीत करते हैं। आकिब साहब, आपका स्वागत है हमारे साथ। Thank you so much, Khalik bhai. I'm highly thankful to you that you come here, and I'm really thankful to you. आकिब भाई, जो आज दिन की हमने तस्वीरें देखी, उन तस्वीरों में आप भी थे। ऐसा क्या आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया जहाँ पे आपने अनलॉफुल एक्टिविटी कर दी, और अनलॉफुल एक्टिविटी करने के साथ साथ आपकी डिटेंशन हो गई, प्रिवेंटिव डिटेंशन हो गई? तो आप मुझे बताएंगे और दर्शकों को भी बताएंगे सर। See, first of all, I would like to say that since I start my studies and I come to know that what actually Constitution is, since that time, I know that there is an Article 19(1)(a), that is right to freedom of speech and expression, which says that you are being guaranteed that you can speak, you have the freedom of speak. आप कुछ भी बोलें, आपको speech का जो है और आपके expression का जो है, आपका पूरा आपका राइट दिया जाता है, इंश्योर किया गवर्नमेंट ने। और जब ट्रिस्ट ऑफ डेस्टिनी लिखा गया 1947 में, जिस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू ने मिडनाइट स्पीच दिया, उस टाइम उन्होंने कहा कि आज के बाद भारत के लोग जितने भी हैं, वी आर ऑल फ्री। किस चीज़ से हैं? फ्री हर उस चीज़ से हैं जो रेस्ट्रेंट थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेस्ट्रेंट लगाई थी, जो यहाँ पे 200 साल हुकूमत करके गए थे बरतानिया के लोग, करजन जैसे लोग, जो यहाँ पे तशद्दुद करते थे। अगर कोई भी हिंदुस्तानी, कोई भी भारत का इंसान कुछ भी बोलता था तो वो उसको जो है उठा के जेलों में भरते थे। आप देखो क्विट इंडिया मूवमेंट हो, आप देखो जलियांवाला बाग हो, आप देखो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, आप देखो जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, हर जगह जो भी मूवमेंट इंडिया में उठी, उस मूवमेंट के खिलाफ जो है सब लोगों को ऐसे ही पीएसए जैसे कानून, ये पुनिटिव एक्शन जैसे जो अभी पुलिस लगा रही है, ऐसे ही उठा के जो भी कुछ भी बोलेगा, थोड़ा सा भी बोलेगा, उठा के आप अंदर कर देते हो। ये बरतानिया वाला रूल था। जब 1947 में आज़ाद हुए तो उस टाइम पे सभी जितने भी लोग थे, हमने ये इंश्योर किया दैट देयर विल बी अ पॉपुलर डेमोक्रेसी इन इंडिया नाउ। सो व्हाट वाज द पॉपुलर डेमोक्रेसी? इट वाज द रूल ऑफ द पीपल। इट इज़ द रूल ऑफ द पीपल। वी आर पेइंग टैक्सेस टू द ब्यूरोक्रेट्स। हम टैक्सेस पे करते हैं जहाँ से ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को या सरकार को, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो रन करते हैं, ऑफिसेज रन करते हैं, उनकी सैलरीज आती हैं, उनकी बाकी चीज़ें होती हैं। बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट वही जो हमारे टैक्सेस हैं, हमारे पैसे हैं, हम देख रहे हैं कहाँ यूज़ हो रहे हैं, किन जगहों पे यूज़ किया जाता है। दिस इज़ रियली वेरी अनफॉर्चुनेट। नहीं आकिब साहब, आपका जो कहना है हम तो इसको मानते हैं, लेकिन मेरा, आपने कहा कि आर्टिकल 19 आपको गारंटी देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। इफ़ यू नो अबाउट दैट द एक्सेस ऑफ इंटरनेट इज आल्सो अ फंडामेंटल राइट। इट इज़ इंक्लूडेड इन 2019 आई थिंक। और वो जो एक्सेस ऑफ इंटरनेट है, इट इज़ आल्सो अ फंडामेंटल राइट नाउ। और उस आपका जो इंटरनेट एक्सेस है, वो डोडा, किश्तवाड़, इन ज़िलों में सुनने में आ रहा है कि जब ये इंटरनेट को बंद किया जाना चाहिए, अगर बंद करना है, आपका
किसी भी जो आपका फंडामेंटल राइट है, जब कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन बने तो उसको वो भी अगर एक्सटर्नल वार हो, तो ये कौन सी वार चल रही है डोडा के अंदर, आईजी को कंफर्म करके वहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने एकदम से धड़ल्ले से इंटरनल एक्सेस बंद कर दिया। 144 इम्पोज हो गया, जो पहले आईपीसी में होता था अब उसको बीएनएस में कन्वर्ट, जो 163 धारा है उसके तहत लोगों को 2 से ज़्यादा की परमिशन नहीं मिल रही है। आज आपने बठिंडी में आकर जहाँ पे आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये भी फंडामेंटल राइट है एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका, तो आपको एकदम डिटेन किया गया। डिटेन करने की प्रॉपर एक गाइडलाइंस हैं, वो सीआरपीसी में हो या किसी भी एक्ट के तहत, आपको पीएसए के तहत ही उठाना है या प्रिवेंटिव डिटेंशन ही करनी है, उसके लिए भी बाज़ाब्ता कानून है। आपने ऐसा क्या कर दिया आकिब साहब कि आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डिटेन किया गया? What really I'm analyzing since 8 when the Mehraj Malik's when the government lashed Mehraj Malik with the PSA, since 8th of this September, there's really, in a broader view, it is a undeclared emergency. There was emergency in 1975 when the government, Congress, Indira Gandhi, she started the emergency for 24 months. It's like that type of situation, undeclared emergency. It is not emergency formally, legally, it is not emergency, but it is undeclared emergency. See, I was in 9th, it was in 9th of the September. We started protest. Same thing happened in Kishtwar. After which the internet was shut down. There was blackout, complete blackout on the internet. Uske baad the very next day we again protest, but same thing happened again. So honestly speaking, I have never seen in this in my life. I have never experienced this thing in my life, where I studied so much. I done my PG from Aligarh Muslim University. I did a PG in political science, international relations, and in political science as a constitution subject. In constitution, I have read in depth the constitution, but very unfortunately, honestly, I'm telling you, very unfortunately, on ground it's altogether different. My some people came in police station today. I was detained since And one. if you know about that you are detained by, what is the designation of that officer who detain you? Yeah, it was sub inspector. देखो ये चीज ऐसा होता है, देखो सब इंस्पेक्टर, देखो पावर जो होता है ना, पावर जो होता है ये व्हील की तरह है, ये आज ऊपर है ना कल नीचे है। तो ऐसा ही हो या कोई भी हो, एस्टैब्लिश लॉ, सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे आपको कोई डिटेन नहीं कर सकता है। लेकिन मैं जहां तक देख रहा था, जो वीडियोस में दिखा वहां तो मुझे कोई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI, Yes, also don't have the power to arrest anybody else or detain anybody else. Yes, see, what I was telling you is that what is written in the constitution is altogether different what is on the ground. ग्राउंड में ऑलटुगेदर डिफरेंट है। एक अंकल आए वहाँ पुलिस स्टेशन में कि जनाब तुम क्यों कर रहे हो ये चीज़, आप तो केस की तैयारी कर रहे हो, आप तो IAS का तैयारी कर रहे हो, आप तो सिविल्स की तैयारी करो ना, यहाँ क्यों ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो? मैंने कहा जनाब उस किताब में ही, जिस किताब में हम केस की तैयारी कर रहे हैं ना, जिसका IAS की तैयारी कर रहे हैं, उसी IAS की किताब में मैंने ये पढ़ा, जो लक्ष्मीकांत की किताब है, मैं हर एक एडिशन को पढ़ा हूँ आज तक, सिंस लास्ट से 2nd एडिशन मैं कंटिन्यू उस चीज़ को पढ़ रहा हूँ, एंड कंटिन्यू मैं ये चीज़ पढ़ रहा हूँ दैट राइट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट। अगर आपका फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल मीन्स अ बेसिक राइट विदाउट विच यू कैन नॉट लिव अ लाइफ इन इंडिया, विदाउट जिसके बिना आप जिंदगी सोच ही नहीं सकते हैं। आप कहते हो कि ये हमारा मौलिक अधिकार है, सरल परिभाषा हिंदी में कहें तो इंग्लिश में फंडामेंटल राइट कहते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट की जो आप बात कर रहे हैं, दैट व्हाट्स गॉन रॉन्ग विद डेमोक्रेसी। फंडामेंटल राइट आपको डेमोक्रेसी में है, आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि आप साउथ कोरिया में हैं या नॉर्थ कोरिया में हैं, जहाँ पे किम जोंग उन या वो बोलेगा कि भाई ताड़ी बजानी है तो आपको ताड़ी बजानी है, आपको नाचना है तो आपको नाच गाना करना है, आपको उसी का रेडियो सुनना है तो वही सुनना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम डिक्टेटरशिप में जी रहे हैं इस वक्त? आप आइसोलेट कर रहे हो अपने आप को। आपने कहा हमने इतने एडिशन पढ़े जम्मू कश्मीर के, आज आप बठिंडी सुजमा में पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं भी जाओगे, हर दूसरे घर में लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी के अंदर बच्चों ने 10-10 साल से अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है, और वो सोचते हैं हम UPSC और KS का एग्ज़ाम निकाल के हम नौकरी पाएंगे, और नौकरी का टाइम जब आता है तो उसको LG साहब बेच देते हैं। आपने SI का देखा, उसकी नीलामी होती है। तो लोगों को ऐसा लग रहा है, लेकिन
इतना यूथ को भी कुछ करना चाहिए बाकी देशों की तरह, क्योंकि जब देश में बदलाव आएगा तो यूथ करेगा। लेकिन आप जैसे बाहर आए, हम भी बाहर आए हैं, हमने भी बहुत सारे प्रोटेस्ट किए हैं, अब जैसे बाहर आए तो आपको डिटेन किया गया। इसके लिए आपका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, और उस कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एलजी सरकार को कि आप जो ये चीज़ें कर रहे हो, जिस दिन, अभी तो किसी ने, हर एक पीसफुली बात कर रहा है कि जिस दिन वही जो स्टूडेंट नेपाल में बाहर है, जो स्टूडेंट श्रीलंका में बाहर आया, और जो स्टूडेंट इंडोनेशिया में बाहर आया, तो क्या हालात हुई वहाँ की सरकारों की, वो आप बाखूबी जानते हो। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सर इन क्योंकि आपके साथ उन पॉलिटिशियंस को जो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में हैं और मौजूदा सरकार में हैं, उनके लिए क्या? yes in it was 26th of January 1950 India became republic that it is the rule of the public now। ये जो रूल होगा वो पब्लिक का होगा। पब्लिक क्या करेगा, एक स्टेप में आपको समझाता हूँ। पब्लिक के पास पावर दिया गया, प्रो पीपल, प्रो रूल ऑफ पीपल, डेमोक्रेसी इसको हम बोलते हैं। अब डेमोक्रेसी में क्या था कि लोग होंगे, लोग चुनेंगे सरकार को, जो लेजिस्लेशन करेगा, लेजिस्लेशन मतलब जो कानून साजी करेगा, कानून बनाएगा, लॉ को बनाएगा, उसको सिर्फ एग्जीक्यूट करना है किसने, जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में जो हमारा एग्जीक्यूटिव होगा, जैसे डीसी हो या एसएसपीज हो, डीजीपी हो, चीफ सेक्रेटरी हो। एग्जीक्यूट लेजिस्लेचर पे करना है जैसा अभी चल रहा है। देखिए मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ कि भाई महराज मलिक को डिटेन किया है, ही इज अ लॉ मेकर, yes see he is a lawmaker, and who is executing the law on the legislature? I will bifurcate your question into two. One is on the governor, lieutenant governor of Jammu and Kashmir right now, and second is the chief minister Umar Abdullah, which is actually a municipal government. But in 1950, see, in 1950, it is preamble that we the people of India having solemnly resolved to constitute that India is sovereign, डेमोक्रेटिक। अब ये डेमोक्रेटिक बन गया, रूल ऑफ पीपल होगा, और अब ये सेकुलर होगा। इसको रिलीजन के साथ कोई मामला कुछ नहीं है, सिर्फ रिलीजन और ये चीज़ अलग चीज़ है। बट अनफॉर्चुनेटली सी, फर्स्ट मुझे नहीं पता कि गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो जम्मू कश्मीर के हैं, मनोज सिन्हा जी, वेदर ही रियली नो that something is happening in Jammu and Kashmir. I don't really understand. If he know that something is happening, why he is not controlling the situation? You are saying that it was Public Safety Act. It was Public Safety Act. But see, आपने PSA लगाया कैसे? जब तक महराज मलिक वहाँ पे था, डाक बंगलो डोडा में था, तब तक पब्लिक में कोई इशू नहीं था। जो ही DC ने PSA लगाया, उसी टाइम के बाद देखेंगे आप, पब्लिक बिल्कुल वोलाटाइल हो गया, पब्लिक पूरा जो है एकदम पे सड़कों पे आया। तो आप देखिए पब्लिक सेफ्टी एक्ट का वायलेशन हुआ कहाँ से और किया किसने? इट वाज DC डोडा, हरविंदर जी, जिसने ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम का शुरुआत कर दिया। लेकिन आई डोंट रियली अंडरस्टैंड वेयर इज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब। आई रिक्वेस्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, मे बी आपका कुर्सी बहुत बड़ा है जहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते हैं कभी, या आप डेमोक्रेसी के बाहर जीते हैं, या आप कोई टोटलिटेरियन स्टेट में जो है एक कर्जन की तरह भेजे गए हैं। ये मुझे पता नहीं है बरतानिया सरकार का क्या ऐसा टाइप का चल रहा है। आई डोंट रियली अंडरस्टैंड। बट मनोज सिन्हा जी, अगर आप सुन रहे हैं ना, ये एक एजुकेटेड, एक जो PG करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वहाँ से पढ़ा हुआ लड़का आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो मेरिट्स ऑफ PSA जो आपने महराज मलिक पे लगवाए गए हैं, जो DC डोडा ने लगाए हैं, आप इसका मेरिट्स बताइए हमें। अगर महराज मलिक इज स्पीकिंग अबाउट दी good sanitation, good water, good electricity, good education, good schools, good hospital, if he's speaking on these things, then अगर आप PSA उन पे लगाएंगे, आप मुझे बताइए मैं पढ़ के क्या करूं IAS बन के? मैं केस करके क्या पढ़ूं? कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव आकिब भाई, सेकंड इज ऑन चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को मैं, वो भी कहाँ रह रहे हैं कहाँ नहीं रह रहे हैं मुझे कोई पता नहीं। हमने उनको मेजोरिटी वोट देके यहाँ से असेंबली में भेजा कि आप जाइए हमारा प्रोटेक्शन करिए। जनाब PG करके लड़का जो पॉलिटिकल साइंस में PG करा हुआ है, जो केस का अभी तक 5 मेंस लिखा है, UPSC दिया है, काफ़ी टाइम UPSC भी दिया है, सिविल सर्विस एस्पिरेंट हूँ, मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया इसके अलावा। मैं ये सब चीज़ करके अगर प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, जो मैंने लक्ष्मीकांत में पढ़ा कि दैट यू आर राइट टू स्पीक एंड express your thoughts,
जो आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। अगर उमर अब्दुल्ला जी को पता नहीं है, आप खोल के देख लीजिए। जनाब आप मुझे बताइए मैंने गलत क्या किया वहाँ पे। आप एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, आप मुझे बताएं मैंने गलत क्या किया। अगर नरेंद्र मोदी साहब सुन रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर वो सुन रहे हैं, आप मुझे बताओ मैंने प्रोटेस्ट में क्या चीज़ गलत बताया, क्या चीज़ गलत किया जिसकी वजह से मुझे अंदर लिया, अंदर लेके मारा पीटा और अंदर लेके हवालात में डिटेन किया। आप मुझे बताएं जनाब मैंने किया क्या। मुझे कोई भी अथॉरिटी बोले, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी बोले, अमित शाह बोले, आपको जिस एसएचओ ने जनाब और जो है ये बोले। इन द मीन टाइम आई एम रिक्वेस्टिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर, डिड यू आस्क दिस क्वेश्चन टू द कंसर्न चौकी ऑफिसर व्हाटएवर सब मिनिस्टर? सर उनको गालियों के सिवा कुछ आ ही नहीं रहा था, और डंडों के अलावा कुछ आ ही नहीं रहा था। देयर वाज सम गाय बशारत हु वाज द एसआई ऑफ द पुलिस चौकी, उसको तो समझ ही नहीं आ रहा था, वो गालियों के सिवा बात ही नहीं करता। एंड ही डिडंट नो मी हु आई एम। एंड टुमारो सी इट्स अ व्हील, इट्स रियली अ व्हील, पावर इज अ व्हील, इट इज हियर टुडे, टुमारो इट विल बी देयर। एंड हर एक का वक्त आता है, पावर में हर एक का वक्त होता है। इंदिरा गांधी जी बहुत साल वहां पे रही, और आज फिर आपने देखा किस तरीके से डिक्लाइन आता है। मोरारजी देसाई गवर्नमेंट कैसे आई। सो इट इज अ साइकिल वेयर पावर शिफ्ट फ्रॉम वन फेज टू अदर फेज। नहीं देखिए, आप सिटीज़न हैं, आपको राइट है। आप कह रहे हैं कि एलजी साहब को आप डेमोक्रेसी समझा रहे हैं कि डेमोक्रेसी में हमारे ये अधिकार हैं, यहाँ पे मौजूदा सरकार भी है। लेकिन अब हमारा जो असल में मुद्दा था, मुद्दा महराज मलिक था कि महराज मलिक पे पीएसए स्लैप किया गया। जबकि अगर उन्होंने कहीं किसी को डेरोगेटरी या डिफामेशन के जो वर्ड उन्होंने कहे जिसको सीआरपीसी में डिफामेशन में पूरा प्रेस्क्राइब्ड लॉ, एक एस्टेब्लिश लॉ है, उसके लिए सीआरपीसी के तहत क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ कोर्ट या सिविल प्रोसीजर ऑफ कोर्ट जो है, कोर्ट के तहत कार्रवाई चलती है। जो अभी कन्वर्ट हुआ है, हाँ, जो बीएनएसएस में कन्वर्ट हुआ सीआरपीसी या आईपीसी बी है, अब बीएनएसएस। और उसकी बात करें तो महराज मलिक को कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग चलनी थी उसके तहत चलना था। अगर उसने डीसी साहब को कोई गाली दी थी या डिफामेशन का केस करता, या तो उस पर जो एफआईआर तो ऑलरेडी हो चुकी थी ना, तो अब उसको मुंसिफ देखता, जुडिशरी देखती। लेकिन ये जो पीएसए है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, कि महराज मलिक जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक के लिए थ्रेट बन गया और वो अराजकता फैलाने लगा लोगों के बीच में, और उसको पीएसए के अंदर डिटेन किया गया। अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया, डिटेन किया गया। अब पीएसए इन्वोक करने वाला व्यक्ति जो है, उसी को पर्सनल ग्रजेस हैं उसके साथ। क्या कानून में तो कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है, तो आपने उस पर पीएसए लगा दिया। अब पीएसए लगाने के बाद अगर वहीं के जितनी भी लोग हैं जिनके लिए कहा गया कि भाई ये अराजकता फैलाएगा, ये इनके लिए थ्रेट है, वो उसकी सपोर्ट में है, वो उसकी सपोर्ट में है। तो जब वो उसकी सपोर्ट में आए तो 144 इम्पोज हो गया। 144 किस कंडीशन में इम्पोज होता है? मैंने आपको पहले ही कहा, जब एक्सटर्नल वार हो, जब देश के सरहदों पे गोला बारूद चलता हो, जहाँ कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हो जहाँ पे आपको लॉ एंड ऑर्डर आप अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते। इसका मतलब 144 इम्पोज हुआ तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन गई डोडा के अंदर। कब बनी? जब महराज मलिक को डिटेन किया गया। अब आप कह रहे हो कि महराज मलिक का पीएसए जो है वो रिमूव होना चाहिए, तो इसका मतलब ये होता है कि डेमोक्रेसी के अंदर आप डेमोक्रेसी समझा रहे हो, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन ये तो हमने पिछले 14 से आज तक नहीं देखा। क्या मैंने आप एक शब्द का यूज़ किया था, डेमोक्रेसी इज गॉन, व्हाट्स गॉन रॉन्ग विद डेमोक्रेसी। मैंने इस पर एक आर्टिकल भी लिखा था, वो पैन इंडिया में कहीं नहीं पब्लिश हुआ। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, अब आप अपने कड़े शब्दों में ये चीज़ बताएं कि आप
क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस गवर्नमेंट? Sir, first of all, as it is an intellectual discussion, so let me go back to the PSA, history of PSA. It was Sheikh Abdullah who introduced it in 1978 for the timber criminals. Political revenges. It was used to fulfill the political revenge, and first was Bhim Singh, and the High Court at the time has given High Court का पूरा decision. Supreme Court का decision है, whether it was High Court or Supreme Court. Yes. So at that time, court said that ये आपने जो PSA लगाया बिल्कुल गलत है, एंड 50,000 जुर्माना सरकार पे लगाया गया, शेख अब्दुल्ला सरकार पे। और उसके बाद आप मुझे पहले ये चीज़ बताएं, व्हाट इज द नीड ऑफ द PSA, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री? आई डोंट रियली अंडरस्टैंड दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग इज, it is a abuse of process of law. Yes. PSA is a draconian, and it is a abuse of process of law that today going on in Jammu and Kashmir. sir, see, earlier it was IPC, Indian Penal Code, 1860. Then it was CRPC, Criminal Procedure Code. It has been changed for our understanding. Now it is named Bharat Nyay Sanhita. That Bharat जो है वो न्याय करेगा, जस्टिस देगा संहिता, एंड भारत नागरिक सुरक्षा संहिता, कि भारत का जो नागरिक है उसका सुरक्षा उसके लिए ये है। बट यू आर पुटिंग 163 इन डोडा किश्तवाड़, you are using the draconian laws, black rules, black acts like Public Safety Act on a person who is representative, on a person who is a legislator. I don't really understand who will make the laws for us, who will think for us. अच्छा देखिए आकिब साहब, अब अगर हम ज़्यादा इंग्लिश में बात करेंगे तो लोगों को समझ नहीं आई। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति जिसने स्कीमें क्रिएट करनी है, बनानी है, मुद्दा क्या है? एक डिस्पेंसरीज को रिलोकेट करना है, क्योंकि वहाँ पे डैमेज हो चुका है जहाँ पे वो थी और प्राइवेट बिल्डिंग में थी। और वो एक वहाँ का MLA यानी जो लेजिस्लेचर है, जिसने जो लॉ मेकर है, जिसने स्कीमें तैयार करनी है, जिसने कल को अपने राय देनी है असेंबली के अंदर कि भाई ये चीज़ होनी है, और उसको एग्जीक्यूट उस डिप्टी कमिश्नर ने करना है। और वो डिप्टी कमिश्नर उसी चीज पे पर्सनल ग्रजेस निकालता और PSA इन्वोक कर देता है। सर, डेमोक्रेसी में मैंने रिप्रेजेंटेटिव को बनाया, मैंने महराज मलिक को वोट दिया, मैं 5 साल के बाद क्या मैं अभी उसको कॉलर पकड़ूंगा? जनाब आप मुझे बताइए, मैंने वोट दिया, आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं? क्या मेरे लिए अच्छे अस्पताल हैं? क्या मेरे लिए शिक्षा अच्छी है? मेरे बच्चों के लिए, मेरे भाइयों के लिए, मेरे बाकी लोग के लिए शिक्षा अच्छी है? क्या स्वास्थ्य अच्छा है? क्या बाकी चीज़ें अच्छी हैं? ये पूछने के लिए मैं तो उसे पूछूंगा, और मैंने बड़ी बार पूछा उस भाई से। और इन टर्न वो किससे पूछेगा? वो DC साहब से पूछेगा, DC साहब ऐसे ऐसे है। अगर DC साहब ये पूछने पे महराज मलिक पे PSA लगाते हैं, और जो महराज मलिक साहब ने उस टाइम कहा कि मैं ऐसे DC पे थूकता हूँ और मैं भी इसे आप अच्छा अस्पताल दें, आप पे PSA लगाया जाता है, तो मैं इससे बड़ा PSA लगा रहे हैं कि एजुकेशन। आप तो ग्राउंड इन्वोक कुछ और भी किए होंगे ना? ग्राउंड तो इन्वोक किए गए हैं कि उससे पहले बहुत सारी ऐसे FIR लॉन्च करवाए गए होंगे या हुए हैं, लेकिन उनकी प्रक्रिया जो है वो CRPC के तहत चलेगी। सर मुझे बताएं, अगर PSA किसी और पे लगाना होता तो आपने तब PSA क्यों नहीं लगाया जब लगाना चाहिए था? अगर उसने कुछ बोला था ऐसा चीज, आपने PSA इस टाइम पे जब लगाया है, हमारे पास सिर्फ इतना है, हाँ उसने कुछ चीज बोला है, डिस्पेंसरी। अगर डिस्पेंसरी पे आप PSA लगा रहे हैं, इन्वोक कर रहे हैं, तो इट इज़ रियली वेरी अनफॉर्चुनेट, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। और इन द मीन टाइम आप मुझे बताएं, अगर आपके पर्सनल ग्रजेस थे, आपका जो है ईगो का अपना वो सेटिस्फाई करना था, DC डोडा को सेटिस्फाई करना था, तो आप पहले कर लेते ना जब PSA लगाना था। अब मुझे पता नहीं, डोसियर दिया गया है 1000 वर्ड का, या संजय जी जो दिल्ली से आए आम आदमी पार्टी के, वो बता रहे थे कुछ शायद 3600 पेज हैं। डोसियर 2 घंटे में जब उसको अंदर रखा है डाक बंगलों में, तब बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशनल टैक्टिक्स। क्योंकि कल को क्या होगा जब ये प्रोसीडिंग्स चलेगी हाई कोर्ट के अंदर, तो हाई कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग जब चलेगी तो वो एक पेज देखा जाएगा वो एविडेंस, और 136 पेज भी होंगे। 136 पेज देखने के लिए भी हाई कोर्ट के जज को देखने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, और उसका जवाब मांगने के लिए या उन चीज़ों को डिफेंस काउंसिल को भी पढ़ना पड़ेगा, उनको भी देखना पड़ेगा, और वो जो टाइम कंज्यूम होगा। और 2 साल का डोजियर जो देते हैं तो 2 साल तक PSA में अंदर रख सकते हैं इनको, 6-6 महीने के बाद एक्सटेंड कर सकते हैं। अब कितने साल का देंगे वो तो 12 दिन होने की कंप्लीट 13 दिन होने के बाद उसका पता चलेगा।
लेकिन उसका पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने ऐसी स्ट्रेटजी प्रॉपर बनाई है कि 2 साल के लिए महराज मलिक को बाहर आके असेंबली में यहाँ की यूथ की बात और यहाँ के लोगों की बात ना करने दी जाए। क्या आप इस बात को ऐसे ही समझेंगे? और अब आप कहेंगे कि अगर महराज मलिक साहब अभी बाहर आ जाएंगे तो वो अथॉरिटी उसी डीसी के पास है, रिप्रेजेंटेशन जब जाएगी तो वही उसको रिवोक करेगा, वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिवोक करेगा। लेकिन क्या आप इसको देखो, अब ये फैसला देने वाला कोर्ट है कि ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है या नहीं है, मिसयूज ऑफ पावर है या नहीं है। ये डिसाइड होने में सालों साल लग जाएंगे। पहले हाई कोर्ट में अगर डिसाइड हो गया सिंगल बेंच में, फिर डबल में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे इसको 10 साल लग जाएंगे। अब आपकी इमीडिएट क्या डिमांड रहेगी सरकार से? तो आप डिमांड रख नहीं सकते हो क्योंकि होम मिनिस्ट्री अमित शाह साहब के पास है और आगे जो होम मिनिस्ट्री है वो एलजी के पास है। अब जो कंसेंट देना है वो एलजी ने देना है, तो वो तो अंडरस्टूड बात है कि कंसेंट रोक ही नहीं सकता। आपकी क्या डिमांड रहेगी? सर मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा और मैं ये समझता हूँ अगर उमर अब्दुल्ला जी आपके पास ये बात पहुँचती है, एक एजुकेटेड बंदा, एक पढ़ा लिखा बंदा आपको ये बात पहुँचाता है, जो यूथ है जम्मू कश्मीर का यूथ है। उमर अब्दुल्ला साहब को क्या बोलोगे आप? वो तो बोल रहे हैं मेरे पास है ही नहीं कुछ भी। उसने अगर कुछ मांगा तो एलजी साहब बोलता है मेरे पास पुलिस है। तो आप उमर अब्दुल्ला साहब से उमर अब्दुल्ला सरकार से ये कहना चाहता हूँ, अगर केजरीवाल दिल्ली में सरकार छोड़ सकता है, अपने सारे पावर्स छोड़ सकता है, तो आप भी छोड़ सकते हैं। और आप छोड़िए, मेहरबानी करके छोड़िए। आपका जो इमेज है हमारे सामने, पर्टिकुलरली यूथ के सामने, बहुत गलत जा रहा है, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। आप चुपचाप करके बैठे, आपको कुछ चल नहीं रहा, बैठे क्यों? नहीं जनाब, मैं आपको टोकना चाहूंगा। कहीं उड़ती हुई हवा आई थी हमारे जुनेद हाशमी साहब को, उन्होंने खबर चलाई थी कोई रेजोल्यूशन पास होने जा रहा है महराज मलिक के लिए। क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है, या आप कोई डिमांड रखना चाहें? सर, रेजोल्यूशन पास करो, आप ग्रीवेंसेस पास करो, आप ट्वीट करो, आपको ट्विटर है आपके पास, आप ट्वीट करो, आप फेसबुक है आप फेसबुक शेयर करो, जो करना है करो। लेकिन हमारा यूथ का, मैं और बाकी लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं, जो मेरा एजुकेटेड यूथ है या जो बाकी यूथ है मेरे साथ, जितने भी लोग हैं, मैं अपने सारे यूथ के बिहाफ पे आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आप एज सुन एज पॉसिबल ये सरकार को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको चल ही नहीं रहा है कुछ। एक लेजिस्लेटर अंदर है, एक लेजिस्लेचर जिसने आपको पहले समर्थन दिया, आपको सपोर्ट किया। आज महराज मलिक गया, कल एनसी का कोई व्यक्ति बोलेगा, कल उमर अब्दुल्ला जी आप भी चले जाएंगे ना, कल उमर अब्दुल्ला आप भी जाएंगे, आपको कौन सुनेगा उस टाइम पे? हम तो आपके लिए फिर नहीं आएंगे अगर इस टाइम आप हमारे लिए नहीं आएंगे। और ये लड़ाई जो है, ये जंग जो है, ये लड़ाई जो है, प्रोटेस्ट जो है, ये हक की बात है, ये हेल्थ की बात है। ये जो हेल्थ के वादे करते हैं कि अच्छी शिक्षा देंगे, 200 यूनिट बिजली देंगे, ये उसकी लड़ाई है। और 200 यूनिट बिजली तो आप दे नहीं पाए मुफ्त की, आप हेल्थ की बात करें वो भी नहीं दे पाए, आप बड़ी चीजें, बड़े वादे किए, कुछ नहीं कर पाए आप। उमर अब्दुल्ला सर वो कुर्सी पीजी करके नेट सेट करके कॉलेजों में काम क्यों नहीं? मैं आप उर्दू में बोलता हूँ ना, मैं उर्दू में बोलता हूँ ताकि उमर अब्दुल्ला साहब सुने। हो तो वैसे अंग्रेजी भी सुनते हैं, बाकी लोग भी, जम्मू कश्मीर के लोग सुने कि उमर अब्दुल्ला साहब ये कुर्सी किस चीज की है। आप मुझे बताएं कि आप बैठे क्यों हैं वहां पे, किस काम की है? अगर आपको कुछ चल ही नहीं रहा है, ट्वीट के अलावा कल को आपका ट्वीट भी बंद हो जाएगा, कल का आपका इंटरनेट, जैसे जनाब दिल्ली में बंद हो गया, आपका इंटरनेट भी, ऑफिस का इंटरनेट बंद हो जाएगा आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370। तो सबका आप रोटेटिंग कुर्सी पे जनाब सिर्फ उसके टायर घुमाते रहोगे क्या? आप अगर कुछ नहीं चल रहा है, और आपका कुछ नहीं चल रहा है सच में, आपको हम बता रहे हैं, आप आ जाइए, जब स्टेट आ जाएगी उस टाइम पे आप नए से, हम आपके साथ उस टाइम खड़े होंगे, उस टाइम फिर से आपको जिताएंगे। लेकिन अगर इस टाइम आप हमारे साथ, हमारे यूथ के साथ नहीं हो, जितने लोग सड़कों पे खड़े हैं पूरा जम्मू कश्मीर में, पूरा इंडिया में, महराज मलिक के साथ खड़े हैं, सिर्फ इसलिए खड़े हैं, पर्सनैलिटी कल्ट नहीं है, हम सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि हमारे बच्चों को, हमारी अगली जनरेशन को, हमारी जनरेशन को अच्छी स्वस्थ, अच्छा जीडीपी से अच्छा पैसा हेल्थ पे जाए। आप टर्शियरी सेक्टर हेल्थ का देखिए जम्मू का क्या हाल है, सिर्फ 20 वेंटिलेटर हैं जनाब यहाँ पे। उमर अब्दुल्ला साहब आपको ये पता नहीं है, सिर्फ आईसीयू में 20 वेंटिलेटर हैं, सिर्फ 20 वेंटिलेटर पे आप जो है 20 डिस्ट्रिक्ट चला रहे हैं जम्मू कश्मीर के, आपको ये चीज का पता नहीं है। और ये पैसा आप जो इन्वेस्ट करते हो बाकी जगहों पे, या अगर है भी आपके पास, पहले तो है नहीं आपके पास पैसा, अगर होता भी आप कहाँ करें? आप पहले चीफ मिनिस्टर है, आपको पता नहीं है कि वेंटिलेटर आपके पास कुछ नहीं है। यहाँ का सर्विसेज देखो कितना डाउन सर्विसेज है। बाकी तो बाकी आप प्राइमरी हेल्थ सेक्टर की तो बात ही छोड़ो जनाब। और मैं आपको उमर अब्दुल्ला साहब बार बार ये चीज कह रहा हूँ, आप कुर्सी छोड़िए, आपके लिए बेहतर है,
खुदा गवाह है, मुझे आपके लिए बेहतर है आप कुर्सी छोड़िए, ये आपके ही हक में, हम आप नए से लड़के आएंगे, हम आपको नए से जिताएंगे। लेकिन इस टाइम आप हमारे सपोर्ट के लिए हमारे सड़कों पे आओ। हमें ट्वीट से कुछ नहीं करना है, हमें पीएसए रिवोक करके दे दो। 12 दिन जो पीएसए रिवोकेशन के लिए होते हैं, हमें पीएसए रिवोक करके दे दो, ताकि हम कल भी अगर ये सोचें कि हमें पॉलिटिक्स में आना है, तो अगर पॉलिटिक्स को साफ करना है इन क्रिमिनल से, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो होता है, पॉलिटिक्स में जाने की ना सोचे आकिब साहब। पॉलिटिक्स में जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, वो आपके और हमारे पास नहीं है। बट चलो आप लास्ट जो आपकी डिमांड है वो डिमांड रखिए। ये चीज महराज मलिक ने करके दिखाया जनाब। सिर्फ 8,000 रुपए जेब में थे और 8,000 रुपए लेके जो है, जो केजरीवाल जी ने भी बोला, तभी 8,000 रुपए देके तो आपको ये चीज समझनी चाहिए, तभी अंडर पीएसए बुक हुआ। 1,000 रुपए लेके इलेक्शन लड़ूंगा, अगर मुझे लड़ना होगा मैं लड़ूंगा। मैं पॉलिटिक्स का भी सोच नहीं रहा हूँ। इवन इफ टुमारो आई थिंक दैट आई शुड गो इनटू पॉलिटिक्स बिकॉज देर इज नीड ऑफ द यूथ टू बी इन द पॉलिटिक्स। टुमारो अगर मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए तो मैं चले जाऊंगा पॉलिटिक्स में, अब मैं आऊंगा पॉलिटिक्स में। लेकिन मेरा पॉलिटिक्स यही होगा जो महराज मलिक का पॉलिटिक्स है, जो पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों का पेंशन, गरीबों के लिए जीना, वो मैं करूंगा। और बाकी जो आप लास्ट में कह रहे हैं कि आप उमर अब्दुल्ला सरकार से क्या बोलेंगे, मैं बार बार यही कहता हूँ, अब एज सून एज पॉसिबल उनके पास कुछ नहीं है। गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, डिमांड है आपकी, लेफ्टिनेंट गवर्नर होम डिपार्टमेंट उनके पास है, कंसेंट एलजी साहब ने देना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से यही कहना चाहता हूं कि आप इंडिपेंडेंट पोजीशन पे हैं, एक इम्पार्शियल पोजीशन पे बैठे हैं यहाँ पे। आप ये जो पीएसए इन पे लगाया गया है, आप खुद भी इसका डीप रूटेड एनालिसिस कीजिए। आपके पास कुछ और, आपके पास एनालिसिस उन्होंने जब कुछ दिन करना था उन्होंने एनालिसिस कुछ किया। दिन आप सोसाइटी में जो हो रहा है, सोसाइटी में जो प्रोटेस्ट कंटिन्यू है, आप उस पे देखिए, आप उसका जो है डीप एनालिसिस कीजिए। और इस डीप एनालिसिस के बाद आप जनाबे आली, आप इस चीज पे फैसले पे पहुंचना कि आपको इसको रिटेन करना है कि नहीं करना है, जो पीएसए लगाया है। चलो जी, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ आकिब साहब, और आकिब साहब ने अपनी सारी बातें बखूबी बोली हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और मज़ीद अपडेट के लिए जुड़े रहिए द स्ट्रांग सिग्नल के साथ। धन्यवाद।